हेलो एवरीवन है द वीडियो लेक्चर और आज हमने केस सिनेरियो डिस्कस करना है और आज का हमारा केस सिनेरियो कार्डियोलॉजी रिलेटेड है। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास पेशेंट की प्रोफाइल हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हमारे पास मिस्टर अहमद थे जिनकी एज थी 55 ईयर्स। इनके पास हिस्ट्री थी ओबेसिटी की एंड हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है। ठीक है, with that presenting complaint इनकी ये थी कि एनजाइटी थी एंड अबाउट फिजिकल एक्टिविटी आफ्टर अ रीसेंट एमआई। ठीक है, उनकी काफ़ी ज़्यादा मेजर जो कंप्लेंट हमारे पास आ रही थी वो एनजाइटी थी अब अबाउट फिजिकल एक्टिविटी आफ्टर रीसेंट एमआई। ठीक है, सो क्लिनिकल फाइंडिंग्स ये थी कि ब्लड प्रेशर 130/80 इट वॉज कम्प्लीटली नॉट, इट डजंट, ये नहीं कह सकते आपकी ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, पर इट्स ऑलरेडी वेरी इफेक्टिव। ठीक है, सो माइल्ड टेंडरनेस थी हमारे पास इंसिजन साइड पे और ये होती है। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करते। हाँ, माइल्ड सी टेंडरनेस है क्योंकि वहाँ पे टाइटनेस, स्कारिंग और सारी चीज़ें मिला के स्लाइटली इस हद तक इफेक्ट आता है आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास मेजर डायग्नोसिस था ना वो ये था कि पोस्ट ऑपरेटिव हमारे पास आया था पोस्ट एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन विद स्टेंट प्लेसमेंट। ठीक है, तो मेजर हमारे पास डायग्नोसिस क्या आ रहा था? पोस्ट एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, जिसमें स्टंट की प्लेसमेंट हुई भी थी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो पेशेंट आया ना उसकी मेडिकल, तो डायग्नोसिस की बेसिक ये है कि आपके पास पोस्ट एक्यूट पेशेंट आया है। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ था और उसमें स्टंट प्लेसमेंट हुई थी। ठीक है, सो आफ्टर आपके पास अब सारी डायग्नोसिस हो गया, आपके पास चीज़ें क्लियर हो गई, आपने हिस्ट्री से सारी चीज़ें पता कर लिया। मेडिकल मैनेजमेंट जो हो रही थी वो बेसिकली मेडिकेशंस थी जो वो ड्यूरिंग सॉरी आफ्टर सर्जरी ले रहे थे। ठीक है, जिसमें ड्यूअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी थी, बीटा ब्लॉकर्स थे, हाई डोज स्टैटिन्स थी, एस इनहिबिटर्स थे। ठीक है, सो मेजरली आपके पास जो डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी होती है, ठीक है, उसमें हम बेसिकली क्या देख रहे होते हैं? ठीक है, उसमें हम यही देख रहे थे ना कि हमारे पास दो हम दे देते हैं आपके पास प्लेटलेट्स, एंटीप्लेटलेट को। ठीक है, कंबाइन करके एक ऐसी डोज क्रिएट की जाती है। बेसिकली एंटीप्लेटलेट थेरेपी क्या करती है? प्रिवेंट कर रही है ना ब्लड क्लॉट्स को। तो 2 मेडिकेशंस को दी जाता है ताकि ये हमारा ब्लड जो होता है वो लेस स्टिकी रहे। ठीक है, उसके क्लॉट्स ना बने, वो एक दूसरे के साथ ना जुड़े। ठीक है, सो इसके मेजरली हार्ट अटैक के पेशेंट्स में जिनमें स्टंट प्लेसमेंट हुई भी होती है उन पेशेंट्स में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कराने के लिए दी जाती है। एंजाइना के पेशेंट्स में भी दी जाती है। जिनमें स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा होता है उनके लिए भी प्रिवेंटिव मैयर है। ठीक है, अब जो दो मेडिकेशंस हैं उनमें से एक तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पे एस्प्रिन नहीं दी जाती है। ठीक है, एस्प्रिन जाहिर सी बात है हमें प्रिवेंट करती है टाइनी सेल्स को क्लॉट होने से। ठीक है, मतलब क्लम्प नहीं होने देती। ठीक है, सेकेंड वन वॉज दैट हमारे पास एंटीप्लेटलेट थेरेपी वो थी जो हमारे पास हम पढ़ते हैं ना डिफरेंट तरह की हैं, मतलब जिस जो हमारे पास क्लोपिड्रोजल और आई डोंट इवन रिमेंबर दैट नेम, क्लोपिडोग्रेल मेरे ख्याल में ऐसे थी। सो इस तरह की कुछ और मेडिकेशंस थी जो आप देते हो। ठीक है, मतलब डिफरेंट तरह से दो का कॉम्बिनेशन होता है। एस्प्रिन मेजरली होती है जिसके साथ साथ आप कोई भी दे सकते हो। प्रोस्क्रल होती है आपके पास, क्लोपिडोग्रेल होती है, डिफरेंट तरह से आप देते हो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या करती है? स्टिक नहीं होने देती और फॉर्म करती है, मतलब क्लॉट्स फॉर्म नहीं होने देती। ठीक है, मतलब आप ये समझो एंटी प्लेटलेट का मतलब यही है। प्लेटलेट्स को बेसिकली ये स्टिक ब्लड को स्टिक नहीं होने देती। ठीक है, प्लेटलेट थेरेपी, एंटी प्लेटलेट थेरेपी। मेजरली हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? ब्लड को फ्लो अच्छा होना चाहिए क्योंकि हार्ट अटैक के पेशेंट्स में हमने रिस्क कम करना होता है अनदर हार्ट अटैक या कोई स्ट्रोक। ठीक है, और स्टंट्स में भी ब्लॉकेज को आपने प्रिवेंट करना होता है। तो मेजरली इसका इसका ड्यूरेशन होता है मतलब कुछ मंथ से ईयर तक। कुछ लोगों में ज़्यादा लॉन्ग टर्म थेरेपी दी जाती है क्योंकि प्रोटेक्टिव मैयर के तौर पर, फिर ज़्यादातर ना 6 मंथ्स to 1 year तक बस इसका होता है। ठीक है, सेकेंड वन हमारे पास क्या आ रही थी? सेकेंड वन हमारे पास आ रही थी बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं आपके पास? ठीक है, हार्ट और ब्लड वेसल्स के वर्क को बेटर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एड्रेनालिन जो आपके पास हार्मोन होता है ना उसको नहीं होने देता, मतलब उसके इफेक्ट को ब्लॉक कर रहा होता है। ठीक है, सो सिंपल टर्म्स में उसके इफेक्ट को ब्लॉक कर रहा है। हार्ट बीट जो है हमारे पास, क्योंकि एड्रेनालिन क्या करता है? हार्ट बीट को फास्टर और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि बेसिकली ये ब्लॉकर है उसका। ठीक है, क्योंकि एड्रेनालिन का ब्लॉकर है तो ये क्या करेगा? स्लो करेगा हार्ट को, ब्लड प्रेशर को कम करेगा, रिलैक्स करेगा ब्लड वेसल्स को। मेजरली इसका ये काम होता है। ठीक है, सो आप ये देखो कि बीटा ब्लॉकर्स मेजरली क्या काम कर रहे थे। ठीक है,
हाई ब्लड प्रेशर को कम करें, हार्ट की प्रॉब्लम्स कम करें, एंजाइटी रिलेटेड जो कंडीशंस है ना उनमें भी दी जाती है, ताकि एंजाइटी रिलेटेड, अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एंजाइटी प्रिवेंटिव है, ठीक है। सो इस केस में भी इसलिए ज़्यादा दी जाएगी कि ये सारे काम एट अ टाइम करिए। एंजाइटी भी, क्योंकि इन पेशेंट्स में एंजाइटी होती है, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा होता है कि ये लोग ऐसा समझ रहे होते हैं कि अगर हम मेडिकेशन खा भी रहे हैं फिर भी हमारे पास काफ़ी हद तक इफेक्ट है। जाहिर सी बात है, होता है, सम परसेंटेज होती है कोई ना कोई मेडिकेशन के बाद भी कि चांसेस होते हैं रियकरेंस के कि हार्ट अटैक दोबारा हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो इसकी एंजाइटी प्रिवेंटिव मेजर्स आपने पेशेंट को गाइड करने हैं। माइग्रेन प्रिवेंशन करवानी है, अगर माइग्रेन है तो माइग्रेन प्रिवेंशन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। सो डिफरेंट तरह से बेसिकली अगर किसी को नहीं पता तो ये वो मेडिकेशन होती है ना जिनको प्रोपेनोल, एटिनोल, जिसमें बेसिकली ओलोल का हम यूज़ कर रहे होते हैं, आपके पास ब्रांड नेम, ठीक है, सॉरी। तो हमारे पास ये मेजरली चीज़ थी कि ओलोल के नाम से हम बेसिकली एंड कर रहे होते ज़्यादातर इन मेडिकेशंस को, ठीक है, जिनका नहीं आइडिया, ठीक है। सो मेजरली क्योंकि मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि आइडिया आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिकली मेडिकेशंस के पीछे नॉलेज क्या थी, तो तब जाके हम लोग फिर फिजिकल थेरेपी को डिस्क्राइब करते हैं, ताकि आपको पता हो कि वो मेडिकेशन क्या खा रहा है और उसके साथ साथ आपने कैसे इफेक्ट देना है, ठीक है। सो हाई डोज स्टैटिन्स बेसिकली वही होते हैं जो हमारे पास बेसिकली आपके पास वो मेडिकेशंस होती हैं जो हाई स्ट्रेंथ को लाइक जो आपके पास बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सो एलडीएल जो होता है लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, या ऑफन कॉल जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको कम करता है, ठीक है। सो मेजरली इसका, हाँ, इसका भी मेजर यही है कि हाई रिस्क नहीं होने देता हार्ट अटैक्स दोबारा से रियकरेंस ना हो, ठीक है, दोबारा से हार्ट अटैक का ना हो इशू, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को भी ब्लॉक करता है, सेकेंड वन वाज दैट ये रियकरेंस को भी ब्लॉक करता है, ठीक है। सो मेजरली आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि जो आपके पास स्टैटिन्स होते हैं ना वो कहाँ एक्ट करते हैं, लिवर की एबिलिटी के कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस ना करें, ठीक है, तो वहाँ पे ये बेसिकली स्टैटिन रिड्यूस कर देते हैं। तो आपको ज़्यादातर पता होना चाहिए लिवर क्योंकि रिमूव करता है एलडीएल को, तो हमारे हमारे पास कुछ चीज़ें होती है ना कि आपने चीज़ों को क्लियर करना होता है। इसकी हाई डोज देने का मतलब ये है कि आप प्रिवेंट कर रहे होते हो डिफरेंट हार्ट प्रॉब्लम्स को, ठीक है। अगर कोलेस्ट्रॉल के लेवल किसी के हाई हैं, आप उसके साथ कैसे कर सकते हो, किस तरह से मैनेज करनी है, आपकी किस तरह से डोज देनी है इसकी। 40 to 80 तक भी एमजी जाते हैं जिसमें एलिवेटर होती है, ठीक है। और क्रेस्टर है हमारे पास जिसमें 20 to 40 एमजी डेली जा रही होती है, ठीक है। और बेसिकली इसकी जो टर्म आप यूज़ करते हो ना ज़्यादातर मेडिकेशन के एंड में या आप फॉर्मूले के एंड में देखोगे स्टार्टिंग का वर्ड यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। सो मेजरली स्मॉल साइड इफेक्ट्स इसके भी हैं, मतलब हर मेडिकेशन के ही होते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज के साथ, मसल पेन के साथ, मतलब कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो रही होती हैं इसके साथ भी, ठीक है। एस इनहिबिटर्स को हम पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट के सिनेरियो में, ठीक है। एस इनहिबिटर्स बेसिकली क्या है, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को बेसिकली इनहिबिट करती हैं, ठीक है। सो आपके पास वन को टू में, टू को बेसिकली वन को टू में कन्वर्ट नहीं होने देती, ठीक है, जिसकी वजह से आप ब्लॉक करते हो, ठीक है। मेजरली आपके पास चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, आपके पास डिफरेंट क्लासेस मेडिकेशन की क्या कर रही हैं, किस तरह से इफेक्ट आ रहा है, आपके पास चीज़ें क्लियर होंगी तो आपको पता होगा कि अब आपने फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट कैसे देनी है, ठीक है। ये मैं नहीं कहती कि लाइक आपको आइडिया होना नहीं चाहिए या होना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट दैट, ठीक है। आपके पास बेसिक नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट नहीं होने देते ना, मतलब आपके पास ये उस एंजाइम को रोक रहे थे कि 1 को 2 में कन्वर्ट ना करे, ताकि हमारे पास क्या हो कि ब्लड वेसल्स की डायलेशन हो, कंस्ट्रिक्शन ना हो, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक वेजो कंस्ट्रिक्टर है, पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि उसको प्रिवेंट होने से रोक रहे होते हैं, उसको बनने से रोक रहे हैं, ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 को, ताकि हमारे पास वेजो डायलेशन रहे, वेजो कंस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है। सो मेजरली आपके पास यही चीज़ है, ये भी हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, इन चीज़ों के केसेस में दिए जाते हैं, ठीक है। और एनाप्रिल के नाम से हमने कहा था ना, एनालप्रिल, और बेसिकली प्रिल का बेसिकली एंड में यूज़ हो रहा होता है टर्म, बेसिकली जब आप फॉर्मूला चेक करते हो, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए बेसिक बेसिक चीज़ों का कि आपके पास क्या कंडीशन थी और क्या चीज़ दी जा रही थी पेशेंट को, ठीक है। आपको आइडिया होगा तो आपके लिए फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट देना आसान होता है, ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या, न्यूट्रिशन काउंसलिंग की आपने, ग्रेजुअल रिजम्पशन कराई एक्टिविटीज़ की, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी स्टार्ट की। अब फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट की ना मेजरली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ही काम है, ठीक है। फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट हमारे पास इन पेशेंट भी होगा, आउट पेशेंट भी होगा, मेंटेनेंस होगी, लाइफस्टाइल काउंसलिंग होगी, ठीक है।
इन पेशेंट क्या हुआ, अर्ली मोबिलाइजेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स, ये हमने डिस्कस की थी। आउट पेशेंट सॉरी फेज टू में क्या हुआ कि हमने आउट पेशेंट डिस्कस किया, तो कार्डियक रिहेबिलिटेशन को डिस्कस किया, एरोबिक एक्सरसाइजेस थी हमारे पास डिफरेंट तरह से। ग्रेड थ्री में मेंटेनेंस और लाइफस्टाइल काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन जाके डिटेल में डिस्कस करते हैं। इन पेशेंट मैनेजमेंट वही है कि जब पेशेंट ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज है, अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ, ठीक है, तो उससे पहले अपने मॉनिटरिंग की, वाइटल साइंस की, लाइट फिजिकल एक्टिविटीज करवाई। बहुत लाइट क्या हो सकती है लाइट, आप बेसिकली जेंटल एम्बुलेशन करवाते हो। एम्बुलेशन क्या है, वॉकिंग करवाओगे आप हॉल के अंदर, ठीक है, वॉक करवाइए आपने पेशेंट को स्लाइड से, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आपने खड़ा कर दिया पेशेंट, नो, दैट वाज द बेसिकली वर्स्ट ट्रीटमेंट है, ठीक है। आपने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपने उसके वाइटल्स को नोटिस करते जाना है, हर उसकी, मतलब अगर वो लेटा हुआ था, मतलब लाइंग पोजीशन में था, वो बैठा है, तो उसके वाइटल्स में कितना डिफरेंस आया है, ठीक है। वो खड़ा होने की कोशिश की है, वहां पे कितना डिफरेंस आया है। कहीं पे भी आपको रेड अलर्ट मिलती है, ठीक है, जहां पे वाइटल्स डिस्प्लेस होते हैं, आपने फौरन से बेसिकली मोबिलाइजेशन को रोक देना, अर्ली बेसिकली आपने उस मूवमेंट को खत्म कर देना, आपने पेशेंट को लाइन पोजीशन में वापस लेके जाना है, और अर्ली आपने बेसिकली पेशेंट की चीज़ों को दोबारा से रिकवर करवाना है, ठीक है। चाहे वो आप करो, चाहे वो आपके पास स्टाफ करे, जो मर्जी हो, ठीक है, पर आपने इन चीज़ों को बहुत जल्दी नोटिस करना होता है, ठीक है। थर्ड वन वाज दैट ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ठीक है। डीप ब्रीथिंग आप बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया, एनहांस करती है ऑक्सीजनेशन को, जिसमें डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग हमने डिस्कस की थी, हमने लास्ट टाइम डिफरेंट ब्रीथिंग्स की थी। पर आपने ये भी पेशेंट की कंडीशन को देख के गाइड करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्टली आपने आपने देखना है वहाँ पे पेशेंट कितना अपने आप के साथ लाइक फोकस्ड होकर काम कर सकता है, दैट वाज ओके, ठीक है। जितना वो मैनेज कर सकता है उसके साथ साथ आपने उसको लेके चलना है, ठीक है। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बेसिकली इतनी होनी चाहिए कि डीप ब्रीदिंग को आप कितना करवा सकते हो, ठीक है। सो मेजरली आपके पास ये आ जाती है। फिर आ जाती है आपके पास फेज टू। फेज टू इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फेज वन हम डिफरेंट तरह से डिस्कस करते हैं, और ये मैं बहुत इजी टर्म्स में आपको बताती हूँ कि लाइक आप इस पेशेंट को क्या गाइड करो, वॉक, लेकिन आपने पर स्टेप आपने पेशेंट को देखना है उसके वाइटल्स डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे, ठीक है। और डिफरेंट ईसीजी मॉनिटरिंग टेक्निक्स हैं, आप तो इतनी ज़्यादा मोबिलाइजेशन आपके पास मोडालिटीज़ हैं कि आप उनको लगा के भी पेशेंट को चला सकते हो, ठीक है। अगर आप चला नहीं रहे हो, आप उसको सिर्फ फुट की वॉक करवा रहे हो, डिफरेंट तरह से मोबिलिटी होती है, ठीक है। समटाइम्स आप पेशेंट को ना हॉल में नहीं चलाते, ठीक है, समटाइम्स आप सिर्फ उसकी लेग्स की मूवमेंट करवाते हो, कैसे बैठे हुए, ठीक है। सो ये डिफरेंट तरह से होती है, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हो, ठीक है। सो आप अर्ली मोबिलाइजेशन की तरफ जब जा रहे हो ना, तो आपने डिस्कस करना होता है डिफरेंट चीज़ों को, ठीक है। डीप ब्रीदिंग कराई, इन्हांस कराई आपने ऑक्सीजनेशन को। डीप ब्रीदिंग बेसिकली हम वर्क ये करें, ठीक है। सो अब जो फेज टू है ना, वो इसी से ही रिलेटेड है, या आउट पेशेंट है, ठीक है। फेज वन में आपने सिर्फ मैनेजमेंट पे काम करना है। कैसी मैनेजमेंट होनी चाहिए, पेशेंट की वाइटल्स इंप्रूव होने चाहिए, गिरने नहीं चाहिए। सेकंड वन वाज दैट उसकी बॉडी मोबिलाइज रहे, ठीक है, आपने ये काम करना है। क्योंकि अर्ली स्टेजेस पे, अर्ली डेज में बहुत ज़्यादा आपने, क्योंकि स्टंट प्लेसमेंट हुई हुई है, ठीक है, ऑलरेडी पेशेंट एस्प्रिन पे, ठीक है। और डिफरेंट, और हमारे पास ऐसी ड्रग्स हैं जिनका इफेक्ट आपके पास मोबिलिटी के साथ हो सकता है, क्योंकि आपके पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, हर मूवमेंट के साथ ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। तो आपने हर चीज़ को किस तरह से लेके जाना है, ये आपने देखना है, ठीक है। हाइपरटेंसिव पेशेंट को किसी भी हाल में नहीं होने देना होता, ठीक है। आपने बहुत प्रिवेंटिव मेजर्स, साथ साथ आपने पेशेंट की काउंसलिंग करते जाना है, एंजाइटी मैनेजमेंट टेक्निक्स उसको गाइड करते जाना है, ठीक है। सो फेज टू आपके पास जो है ना, बेसिकली 2 to 4 वीक पोस्ट डिस्चार्ज होता है, ठीक है, जिसमें आप पेशेंट को आउट पेशेंट कार्डिक रिहैबिलिटेशन के लिए गाइड करते हो, ठीक है। बेसिकली आप क्या करोगे, एरोबिक ट्रेनिंग करवाओगे स्लाइड सी, ठीक है, मतलब ट्रेडमिल करवाई आपने, स्टेशनरी साइकिलिंग होती है जो एक जगह पे ही आपके पास, जैसे जिम में डिफरेंट तरह से आपने देखी है ना, वो स्टेशनरी साइकिल कहलाती है, जो जिम में होती है, आप उसको बस वहीं पे खड़े हुए मूव करवा रहे होते हो। तो वो जो होती है या ट्रेडमिल है, वो आपने बिल्कुल लो इंटेंसिटी पे स्टार्ट करानी है, ठीक है। मतलब आपकी इंटेंसिटी बहुत कम होनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। 20 to 30 मिनट्स हो सकते हैं, लेकिन आप इससे कम भी दे सकते हो अगर आपको लगता है पेशेंट की कंडीशन इस हद तक नहीं है अच्छी, ठीक है। लेकिन आपने मोबिलिटी बंद नहीं करवानी, ठीक है। आपने स्लाइड करवानी है, लेकिन आपने करवानी है, ठीक है। 3 to 4 टाइम्स अ वीक, इस तरह से आप कर सकते हो।
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात की जाए तो आप रेजिस्टेंट बैंड यूज़ कर सकते हो, लाइट वेट बेसिकली यूज़ कर सकते हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप एरोबिक ट्रेनिंग जब करवा लेते हो ना, फिर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव तरफ लेके जाते हो, फिर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ लेके जाते हो। रेजिस्टेंट बैंड आपने देखे होंगे, वो जिसमें बेसिकली जो बैंड्स होते हैं ना, जो बहुत थैरा बैंड्स जिनको कहते हैं या फिजिकल थेरेपी बैंड्स भी कहते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक तरह का बैंड्स रबर टाइप मिलते हैं आपको डिफरेंट तरह से, वो आप यूज़ करवा लेते हो। समटाइम्स आप लाइट वेट भी दे देते हो पेशेंट के हाथ में, लाइक स्मॉल डंबल्स हो गए, ठीक है, उनके साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए, मतलब स्मॉल साइज के होने चाहिए। फोकस होना चाहिए आपका मेजर मसल ग्रुप्स पे, ठीक है, लाइक मेजर मसल ग्रुप्स अब क्या हो सकते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं ना, तो शोल्डर के आपने मसल्स पे तो काम करना है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि जब सर्जरी का प्रोसीजर, इसलिए मैं आप लोग को बार बार कहती हूँ कि आपको पता होना चाहिए सर्जिकल प्रोसीजर क्या है बैक साइड, ठीक है। सो बेसिकली पेक्ट्स जो होते हैं आपके पास इंसाइज्ड हुए हुए होते हैं, ठीक है, बेसिकली सर्जिकल प्रोसीजर्स में। तो आपने पेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करवाना होता है, चाहे पेक्ट्स मेजर हो माइनर हो, आपके पास रेटिसेंडियर हो, इन मसल्स का बेसिकली वहां पे हुआ होता है। जब मीडियन स्टर्नोटमी हुई हुई होती है ना आपकी, या स्टर्नम के बेसिकली मिड लाइन से यहाँ से बेसिकली क्या किया होता है, इंसाइज्ड किया गया होता है, और आपके पास रिट्रैक्टर से बेसिकली इसको हटा के फिर उसके, तो काफ़ी हद तक जो आपके मसल्स होते हैं ना वो स्ट्रेस्ड रहते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। तो आपने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस्ड देखना होता है कि आपने अब इस चीज़ में क्या किया। सेकेंड वन वॉज दैट वहाँ पे कौन कौन से मसल्स इंसाइज्ड हुए थे, आपको ये बात पता होगी, तो आप उन पे आहिस्ता आहिस्ता काम स्टार्ट करवाते हो, ठीक है। सो आपको पता है कि पेक्ट्स क्या थे, पेक्ट्स इंसाइज्ड हुए, पेक्ट्स का फंक्शन क्या था, आप पेक्ट्स को कैसे इंप्रूव करा सकते हैं, अल्टरनेटिव कैसे मेथड्स यूज कर सकते हैं, बेसिकली ये आप सिंपल सी चीजें तो आपको पता होगा, तो तब आप जाके अब बाइसेप्स को यूज करवाओगे, आप ट्राइसेप्स को यूज करवाओगे, ताकि यहाँ की भी स्ट्रेंथ बिल्डिंग हो। विद दैट आपके पास शोल्डर की मोबिलिटी ना है, क्योंकि जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं इनमें फ्रोजन शोल्डर के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो आपने इस सारी चीजों को साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। विद दैट एंजाइटी मैनेजमेंट करवाई आपने, बेसिकली रिलैक्सेशन टेक्निक्स की, इमेजिनरी आपने बेसिकली गाइड की, ठीक है, रिड्यूस किया एंजाइटी के लेवल को। सबसे अच्छा रिड्यूस करने का लेवल तरीका ये होता है कि आप पेशेंट को क्लियर एग्जांपल्स दो, ठीक है, क्लियर डिमॉन्स्ट्रेशंस करवाओ, आप बेसिकली पेशेंट को हर चीज़ क्लियर बताओ, ठीक है। ऐसे नहीं, आपकी एक कम्युनिकेशन का लेवल ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट एंजाइटी कम होती है। एज अ साइकोलॉजिस्ट भी आपको वहाँ पे काम करना पड़ता है, आपको एंजाइटी रिलेटेड हर चीज़ का बेसिकली आइडिया होना चाहिए कि पेशेंट अगर एंजाइटी में है तो आपने उसकी क्लियर कैसे करना है। अब क्या है कि हम आपको मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे यहाँ पे जो लोग आते हैं ना वो इतने पढ़े लिखे शायद नहीं होते, मैक्सिमम लोग, ठीक है, क्योंकि आपके पास मेजोरिटी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आती है वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, क्योंकि ऐसे हमारे पास हैं ही ज़्यादा, ठीक है, अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड लोग भी होते हैं, पर बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं होते, ठीक है। सो क्या होता है कि आपने उनके साथ कम्युनिकेट उनके लेवल पे जाके करके उनको चीज़ें क्लियर करनी होती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप यार बस उनको पता नहीं है तो इतनी ज़्यादा डिटेल बताने की क्या ज़रूरत है, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो आपने चीज़ों को क्लियर करके चलना होता है। आपने अगर ये चीज़ें क्लियर कर दी ना, 90% उनकी एंजाइटी वैसे ही रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि डॉक्टर अच्छा हो तो एंजाइटी का लेवल 90 हो, 90 से अगर 90% था तो लाइक 10% रह जाता है। तो आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से गाइड करना है पेशेंट को, ठीक है, आपने बताना है कि प्रोसीजर ये था और इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है अगर आप ये प्रिवेंटिव मेजर्स लेके चलें, ठीक है। सो इट्स सिंपल लाइक दैट। फिर आपके पास फेज 3 क्या था, ठीक है, अब फेज 2 हमारे पास हो गया था। फेज 3 क्या, मेंटेनेंस और लाइफस्टाइल काउंसलिंग। इसमें बेसिकली मेजरली आपके पास क्या चीज़ आ रही है कि मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी पे गए, अब एरोबिक एक्टिविटी थोड़ी सी इंटेंसिटी इंक्रीज करा दी। आप एरोबिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, आप ट्रेडमिल करवाओ, आप साइकिलिंग करवाओ, आप बेसिकली स्टेशनरी के बाद आप दूसरी साइकिल, आप स्टेशनरी अगर साइकिलिंग पहले करवा रहे हो आप फिर साइकिलिंग पे पेशेंट को ले जाओ, ठीक है। डिफरेंट तरह से आप करवा सकते हो, रनिंग की तरफ लेके जाते हो आप पेशेंट को, ठीक है, आप बेसिकली वॉकिंग टाइम इंक्रीज करवा देते हो, ठीक है, आप स्टूप वॉकिंग करवाते हो, आप स्टेप बेसिकली वॉक करवाते हो, आप बेसिकली इम्प्रूव करवाते हो पेशेंट की स्टेप अप डाउन से एरोबिक कंडीशनिंग, ठीक है, 5 टाइम्स अ वीक, ठीक है, पहले हम 3 to 4 टाइम्स करवा रहे थे, 5 टाइम अ वीक करवा रहे हैं, ठीक है। सो मेजरली आप इम्प्रूव करवा रहे हो, ठीक है। फंक्शनल ट्रेनिंग की बात की जाए तो उनकी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर ऐसी चीज़ें डाल दी जाएं कि वो अगर वो रोज़ाना के डेली एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है कि मतलब उनके आपको आइडिया होना चाहिए कि वो क्या क्या करते हैं, डेली एक्टिविटीज़ क्या है, ताकि आपको आइडिया हो हम किस जगह पे इनको ऑपरेट कर सकें। मतलब आप स्टेप ऑफ वॉकिंग कैसे करा सकते हो, पेशेंट अगर स्टेयर्स चढ़ता है आप पेशेंट को गाइड करोगे कि वहाँ पे आपने स्टेप्स को
किस स्पीड के साथ चलना है, ठीक है। विद अदर देन दैट आपने कितने ज़्यादा स्टेप्स चढ़ने हैं, फिर आपने नीचे आना है, फिर दोबारा कितना चढ़ना है। ये बेसिकली आप इस तरह से बेसिकली पेशेंट को गाइड कर सकते हो, ठीक है। वॉकिंग पे विद दैट लोड कैसे कैरी करने हैं। अब फंक्शनल ट्रेनिंग में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इंड्योरेंस ट्रेनिंग की बात होती है ना, ठीक है। तो लाइक वो लोड्स हमने पहले भी डिस्कस किया कि आप डंबल्स वगैरह गाइड कर सकते हो। विद अदर देन दैट आप लोड्स डिफरेंट तरह के भी दे सकते हो, ठीक है। कोई और वेट आप उसके हाथ में दे सकते हो, ठीक है। हाथ में आपके उस मसल्स पे डाल सकते हो। सॉरी। फिर आप क्या करते हो कि आप पर्सन जैसे अगर एज अ थेरेपिस्ट आप काम कर रहे हो तो पेशेंट के साथ, तो आपको पता है कि आप अपने हाथ से भी रेजिस्टेंस दे सकते हो। सो मेजरली आपके पास, और ये रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होती है मैनुअली, क्योंकि आप इसको अल्टरनेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है पेशेंट इतना नहीं कर सकता बेरेबल, तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। सो मेजरली फंक्शनल ट्रेनिंग, लाइफस्टाइल काउंसलिंग में बेसिकली आप रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस कराने का काम करोगे। आप उनको बताओगे कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी है, अगर वो कोई और चीज़ अल्कोहल वगैरह इंटेक है, सारा कुछ बंद, रेगुलर एक्सरसाइज की तरफ। वही काउंसलिंग की बात रही, जो एंजाइटी मैनेजमेंट है, लाइफस्टाइल काउंसलिंग भी आपने मेजरली उसी तरह से करनी है। सो आपके पास यही चीज़ें थी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात याद रखना, ठीक है। इसका एक्सपेक्टेड आउटकम जो हमें चाहिए होता है ना किसी भी एक्सरसाइज का, ठीक है, वो हमें ये चाहिए कि एक तो फिजिकल स्ट्रेंथ रहे, ठीक है। सेकेंड वन वॉज दैट रिलैक्सेशन रहे पेशेंट की बॉडी में, ठीक है। और वो डेली एक्टिविटीज में दोबारा इंडल्ज हो जाए, एंजाइटी उसकी खत्म हो जाए। हमने बेसिकली एंजाइटी रिडक्शन ही करानी थी यहाँ पे से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं आता कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।